जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है सौरभ सिविल एकेडमी पे। 29 जुलाई 2026 की करंट अफेयर्स में यहाँ आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ते हैं, चाहे आप इंग्लिश के हों चाहे आप हिंदी के हों, ये करंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण साबित होगी। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनके नोट्स बनाइए, क्योंकि आप किसी परीक्षा में बैठती, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे यूपीपीएससी की परीक्षा हो, आरओ, एआरओ, बीईओ, कोई भी परीक्षा दें, ये करंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण साबित होंगी। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि मैं जो 3 MCQ कराता हूँ, अब मैंने और भी एडवांस तरीके से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, जो परीक्षा के पैटर्न के हूबहू एकदम आपको मिलेंगे। तो आप एटलीस्ट इनके नोट्स जरूर बनाइए आप और पढ़िए जरूर। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2026 में 2026 में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? ये मनाया जाता है हर वर्ष 28 जुलाई को। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूएन क्या कहते हैं, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने क्या किया था, इसको डिक्लेयर किया था 28 जुलाई को 1998 को। इसी वजह से क्या है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आईयूसीएन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लास स्विट्जरलैंड। देखिए ये स्टैटिक है, मैं आपको क्या बताता हूँ कि जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, आप उसका करंट तो पढ़ते ही हैं, साथ में स्टैटिक भी पढ़ रहे हैं। और आईयूसीएन क्या करता है? रेड डेटा बुक लिस्ट क्या करता है? जारी करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, रेड डेटा बुक क्या करता है? जारी करता है, ग्लोबली जारी करता है। ठीक है। और वाच वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट कब मनाया जाता है? इसको 28 जुलाई है। और हेडक्वार्टर पूछा कहाँ पे इसका? ग्लास स्विट्जरलैंड। Consider the following statement regarding IUCN. World Nature Conservation Day was declared by IUCN on 28 जुलाई 1998। बिल्कुल सही बात है, 1998 में आईयूसीएन ने वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे डिक्लेयर किया था। आईयूसीएन स्टैब्लिश 1948, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ये भी बात सही है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। द ऑफिशियल रेड बुक डेटा कैटेगराइज थ्रेटन स्पीसीज पब्लिश यूएनपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम थोड़ी जारी करता है। मैंने आपको अभी बताया कि आईयूसीएन रेड बुकलेट जारी करता है। चलिए एक तो सही हो गया इसका आपका। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे वाज अंडरस्कोर द क्रिटिकल नीड टू प्रिजर्व इंटैक्ट इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण बल देता है। बिल्कुल सही बात है, महत्वपूर्ण बल देता है, बात बिल्कुल सही है। क्यों देता है? क्योंकि आईयूसीएन रेड डेटा बुक प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एस्टिमेट्स एंड गाइड ग्लोबल कंजर। हाँ, देखिए ये बताता है ना कि कौन कंजर क्या कहते हैं, क्रिटिकली कंजर्व है, किसको मतलब रिस्क के अंदर है, किसको गाइड की जरूरत है, ये सब भी बताता है। तो इसीलिए तो क्या कर रहा है कि इसको जो है क्रिटिकली एनालिसिस की जरूरत है। तो इसका ए सही, बी सही, इसका क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन कर रहा है। जस्टिस क्रीप्स, ठीक है, अभी अभी क्या है कि क्रिकेट में एक महान रिकॉर्ड बन गया है। किसने बना लिया है? जस्टिन ग्रीव्स ने। क्या बनाया है कि ये दुनिया के ऐसे फास्ट बॉलर हो गए क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट में, जिन्होंने 5 बॉल पे मेडन भी लिया और विकेट भी लिए 5। देखिए भैया क्या बात है, मतलब 5 ओवर मेडन और 5 विकेट भी ले ली। सोचिए कितनी खुशी की बात है, मतलब कि महान खिलाड़ी है। और जैसे कि हारा है किसके भाई? जो हमेशा हारता है, इसका नाम क्या है? जो हमेशा हारे, पाकिस्तान। तो हमेशा जो हारता है उसको पाकिस्तान को हरा दिया है। और जो ग्रीव्स जी ने क्या ले लिया है? फास्ट बॉलर है और क्या कहते हैं कि ये विकेट इन्होंने लिया है, ध्यान रखिएगा। जस्टिन ग्रीव हु क्रिएट हिस्ट्री इन टेस्ट क्रिकेट बाय बॉलिंग कंसेक्यूटिव विकेट मेडन ओवर प्ले फॉर विच इंटरनेशनल टीम? वेस्ट इंडीज के खेले में बताया ना, वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग जस्टिन ग्रीव्स। जस्टिन ग्रीव्स फास्ट बॉलर फ्रॉम वेस्ट इंडीज। बिल्कुल सही बात है, फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज। ही क्रिकेट यूनिक बॉलिंग रिकॉर्ड इन टेस्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है, टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल सही बात है। ही अचीव दिस रिकॉर्ड एंड ओडीआई मैच अगेंस्ट, नहीं इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा रिकॉर्ड, इंडिया के अगेंस्ट बनना मजाक है क्या? पाकिस्तान बना लो भैया, बेटा है अपना हारने वाला, उसके सारे बना सकते हैं, तो क्या क्या हो गया? कल एक और आपका सही हो गया। नालायक बेटा है पाकिस्तान अपना। जस्टिन ग्रीव्स क्रिएटेड अ रेयर रिकॉर्ड इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री ड्यूरिंग ए मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है, जस्टिन ग्रीव ने एक रेयर रिकॉर्ड बनाया है टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के अगेंस्ट। क्यों? ही डिलीवर्ड कंसेक्यूटिव विकेट मेडन ओवर कंबाइनिंग एक्यूरेसी विद विकेट टेकिंग डिलीवरी विदाउट कंसीडिंग रन। बिल्कुल सही बात है, मेडन ओवर लिया है इन्होंने, विकेट भी लिए, तो हिस्ट्री तो क्रिएट हो ही गई। इसका ए सही और बी से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इजी कैट सर्विस एंड डीजी यात्रा पॉलिसी। देखिए एक इजी कैट सर्विस चालू हुई है, कहाँ पे चालू हुई है? अच्छा, उससे पहले जाते सबसे पहली कहाँ चालू हुई? सबसे पहली कहाँ चालू हुई थी? बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में चालू हुई थी। और अब वाराणसी के बाद ये सर्विस कहाँ पे चालू हो गई है? श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। कहाँ पे लॉन्च हो गई है?
एयर इंडिया द्वारा श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में क्या हो गई, चालू हो गई है। अच्छा, ये किसको कनेक्ट करेगा, 27 ग्लोबल डेस्टिनेशन को क्या करेगा, कवर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 27 ग्लोबल डेस्टिनेशन को क्या करेगा, कवर करेगा। अच्छा, डीजी यात्रा पॉलिसी मैंडेटरी लॉन्च अनाउंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये किसने लॉन्च किया है, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया, शुरू किया। ये भी याद रखिएगा कि देखिए आपको पता है कि ये जो एयरपोर्ट वगैरह है, वायुयान वगैरह, एरोप्लेन वगैरह सब उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको लॉन्च तो कौन करेगा, उड्डयन मंत्रालय करेगा। इसके मंत्री कौन है जिन्होंने लॉन्च किया है, राम मोहन नायडू, किंजरप्पू राम मोहन नायडू, इनका नाम याद रखिएगा, राम मोहन नायडू जी का। ये क्या है, सबसे मतलब युवा मुख्यमंत्री, सॉरी मंत्री हैं, भारत के केंद्रीय मंत्रियों में सबसे क्या युवा मंत्री हैं, किंजरप्पू राम मोहन नायडू जी। तो इनके द्वारा क्या किया है, शुरू किया गया है। अच्छा, इसके तहत क्या है कि जो डीजी यात्रा पोर्टल है, इस पे आपको क्या करना, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो भी प्रोसेस वगैरह होगा बहुत ईजी होगा, आपको चेकआउट वगैरह कहीं नहीं करना होगा। इसीलिए क्या है कि डीजी यात्रा जो है क्या कहते हैं, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना क्या होगा, इसमें अनिवार्य होगा। चलिए, विच एयरलाइन लॉन्च द इजी कनेक्ट सर्विस फ्रॉम श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट फ्रॉम अमृतसर टू 27 ग्लोबल डेस्टिनेशन, किसने लॉन्च किया ये चीज, एयर इंडिया। याद रखिएगा, एयर इंडिया ने सर्विस शुरू की है ना। Consider the following statement regarding aviation initiative. Air India launched the Easy Connect service connecting अमृतसर to 27 international airlines. बिल्कुल सही बात है। क्या 27 डेस्टिनेशन को लॉन्च किया है, बिल्कुल सही बात है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड इन अमृतसर, ये भी बात सही है कि अमृतसर में सिचुएटेड है। डीजी यात्रा हैज बीन वॉलंटरी, यही मैंने अभी आपको बताया कि कंपलसरी है, वॉलंटरी थोड़े है कि अब करिए चाहे ना करिए, इसको करना ही पड़ेगा। आपका एक और दो तो क्या हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एक्सपेंडिंग बायोमेट्रिक डीजी यात्रा एनवायरमेंट मैंडेटरी अक्रॉस मेजर, सही बात है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है हवाई यात्रा बायोमेट्रिक डीजी यात्रा नामांकन क्या कर अनिवार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जो बायोमेट्रिक फेशियल है ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स क्यों कम करता है और पैसेंजर का प्रोसेसिंग टाइम कम करता है, इसलिए इसको कर रहा है ना। सही तो कि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको अनिवार्य कर रहा है, क्यों अनिवार्य कर रहा है, क्योंकि इससे क्या है कि यात्रा ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। उसे ए से बी से तक क्या एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आ गया। ठीक है, अभी अभी आपको मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया था कि क्या कहते हैं 48 मीटिंग चल रही थी, कहाँ चल रही थी, बुसान चल रही थी। बुसान कहाँ पर, आपको मैंने बताया था साउथ कोरिया में। कहाँ चल रही थी, साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया के बुसान में 48वीं मीटिंग चल रही थी वर्ल्ड एंशियंट हेरिटेज साइट्स की, जिसमें क्या है कि भारत की 45वीं साइट, क्या नाम था इस साइट का, इसका नाम था एंशियंट सारनाथ साइट। एंशियंट सारनाथ साइट्स को क्या किया गया है, सारनाथ बौद्ध प्राचीन स्थल को क्या चूज कर लिया गया, यूनेस्को हेरिटेज साइट बना दिया गया। भारत की 45वीं साइट है ना। आपको मैंने बताया था कि बुसान में क्या कहते हैं साउथ कोरिया में मीटिंग चल रही थी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी मीटिंग में क्या है कि एक साथ जो है ऐसे विरासत स्थल को चूज किया गया, 6 विरासत स्थल ऐसे बनाए गए हैं जो क्या कहते हैं खतरे में है। ऐसे ये ध्यान रखिएगा, मतलब 6 ऐसे स्थलों को चूज किया गया है जिन पे क्या है, थ्रेट है। तो अच्छा, आप यूनेस्को की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1945। हेडक्वार्टर पेरिस, पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में। तो आज देखिए मैंने बताया 48वें सेशन डिसीजन लिया गया ड्यूरिंग द यूनेस्को 4th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कॉन्फ्रेंस इन साउथ कोरिया। कहाँ पर है, आपको मैंने बताया था बुसान में चल रही है। इतना बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले समय में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा। देखिए ठीक है, तो इसमें क्या नेचुरल कैलेमिटी, जहाँ जिनको मतलब जिन साइट्स को नेचुरल कैलेमिटी से खतरा है, क्लाइमेट चेंज से खतरा है, वार आर्म कॉन्फ्लिक्ट से खतरा है, तो इसलिए किया गया, इनको किया गया है, मतलब इसमें शामिल किया गया है। ऐसा शामिल करने से फायदा क्या मिलेगा, तो इनमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा, कंजर्वेशन के लिए काम चलेगा। और जैसे युद्ध वगैरह होते हैं उनमें भी खतरा रहता है, जैसे आपको याद होगा बामियान बुद्धा वाली साइट्स हो गई, जिसको अफगानिस्तान ने क्या किया था, उड़ा दिया था। तो उसी वजह से क्या है कि दिक्कतें आती हैं कि वार वगैरह सबसे होता है। तो 6 हेरिटेज साइट को ऐड किया गया है, जिसमें से देखिए 3 ये तो क्या है कि बिल्कुल इमरजेंसी वाली है भैया, ये बिल्कुल क्या है, इमरजेंसी है। तो जैसे एंशिएंट सिटी और टॉरिक चेरसोंजे एंड इट्स कोरा, याद रखिएगा, टॉरिक चेरनीज का प्राचीन शहर और उसका चोरा, ठीक है, इसको याद रखिए, यूक्रेन में है। पारामीबो का ऐतिहासिक आंतरिक शहर, हिस्टोरिक इनर सिटी ऑफ पारामीबो सुरीनाम में है। टायरे कहाँ है, लेबनान में। इनका इमरजेंसी में है 3 शहर, और 3 और हैं, कौन सा है, बोमा बांडालिंगिलो, मतलब बामा दिंगल्लो प्रवासी परिदृश्य माइग्रेटरी लैंडस्केप कहाँ, साउथ सूडान में। माउंट एमल कैसल कहाँ पर है, ये माउंट एमल किला कहाँ पर है, लेबनान में है। और सेबास्तिया कहाँ पर है, फिलिस्तीन में। कहाँ पर है, फिलिस्तीन में। आप देख रहे हो, देखिए यूक्रेन में युद्ध में चल रहा है, लेबनान में चल ही रहा है, साउथ सूडान में युद्ध चल ही रहा है,
फिलिस्तीन वगैरह भी चला, लेबनान में युद्ध चल ही रहा है, लेकिन सब वही साइड से है जहाँ पे क्या कहते हैं युद्ध की आशंकाएं बहुत चल रही है इस समय ना। वेयर वाज द 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है बताइए? अभी आपको मैंने बताया कहाँ, हेडक्वार्टर पे कहाँ है, तो मीटिंग कहाँ हुई? साउथ कोरिया में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में, ध्यान रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, जो डेंजर उनकी सूची क्या कर रहा है, बनाइए। ठीक, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन जेंडर, साइट ऑफ प्लेस ऑन लिस्ट ड्यू टू द थ्रेट लाइक वॉर, क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर। सही बात है, मतलब युद्ध, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं के खतरों से स्थल में रखा जाता है, और जहां पे खतरे हैं उन स्थल को रखा जाता है। टायर एंड माउंट एमल कैसल लोकेटेड लेबनान में रिसेंटली एडेड टू दिस लिस्ट। बिल्कुल सही बात है, इसकी टायर और माउंट एमल कैसल कहाँ है? लेबनान में, इसको ऐड किया गया है। इंक्लूजन द डेंजर्स रिजल्ट इमीडिएट कैंसिलेशन वर्ल्ड हेरिटेज, नहीं कैंसिलेशन थोड़े होते हैं, इस पर तो और ध्यान दिया जाता है कि भैया हमें खतरा ना हो। एक और दोनों क्या है, बस सही है। यूनेस्को एडेड यूक्रेनियन एंड मिडिल ईस्टर्न हेरिटेज साइट लाइक टॉरिक, चेरसोने एंड सेबास्तिया टू लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। बिल्कुल सही बात है, मैंने क्या यूनेस्को के टैरिक, चोरसनीज और सेबास्तिया जैसे यूक्रेनी और मध्य पूर्व के विरासत स्थलों खतरे में पड़े विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा। बिल्कुल क्यों जोड़ा? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो इससे इनको क्या है, अच्छा खासा रिस्क है। सही है, SIR इसका क्या एस्पिरेशन। सीएम फिशरमैन ऑनर फंड स्कीम, मतलब मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना, ये कहाँ पर शुरू की गई है? ये शुरू की गई हिमाचल प्रदेश में। किसने शुरू किया? वहां के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। वहां के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू जी, उन्होंने क्या किया, शुरू किया। क्यों किया? देखिए क्या होता है कि आमतौर पर तो मछुआरे मछली मारते रहते हैं, मछली पकड़ते रहते हैं, अपनी जीविका का वहन करते रहते हैं, जीविका वहन करते हैं। लेकिन जब बाढ़ का समय आता है, तो बाढ़ आ जाती है तो मछली पालन वगैरह बंद हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि उनके जीवन को क्या है खतरा, भाई जीवन कैसे जिएंगे, बाल बच्चे हैं कैसे पालेंगे। तो इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया है कि ये स्कीम लॉन्च की, इसका नाम क्या है, प्रधान मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा, जब भी बाढ़ वगैरह आएगी, इसी कोई समस्या आएगी फिशिंग में, तो उनको जो है 3500 रुपए एक मुश्त क्या दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या उनको दिया जाएगा। अच्छा, इसको क्या क्या कवर करेगा? कि गोविंद सागर, क्या मतलब ये कहाँ पर किया जाएगा? गोविंद सागर में, पोंग डैम, रंजीत सागर में, चमेरा डैम और कोल डैम में, मतलब ये 5 जगह है जहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पे ये डैम है, यहाँ पे मछली पालन होता है। ये आपको पता है कि बांध के पीछे क्या रिजर्वायर बन जाता है जहाँ मछली पालन होता है। और टूरिस्ट डिपार्टमेंट क्या आपको जानना ही होगा कि गोविंद सागर लेक के पास क्या टूरिज्म प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विच सीएम स्टेट लॉन्च दी सीएम फिशरमैन ऑनर फंड स्कीम प्रोवाइडिंग 3500 असिस्टेंट ड्यूरिंग लाइवलीहुड डिसरप्शन काज ऑफ फ्लड्स। किसने किया? हिमाचल प्रदेश। बताया ना कि बाढ़ के समय जो जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीएम फिशरमैन ऑनर स्कीम, इट इज इनिशिएटिव ऑफ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अंडर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। बिल्कुल सही बात, सुखविंदर सिंह सुक्खू के अंडर में ये स्कीम हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। द स्कीम कवर ट्रेडिशनल फिशरमैन ऑपरेटिंग इन द गोविंद सागर, पोंग डैम एंड कोल डैम। ये बात सही है कि हाँ यहाँ पे क्या किया है, शुरू किया है। अच्छा, और क्या कह रहा है कि दिस स्कीम वो ट्रेडिशनल फिशरमैन ऑपरेटिंग इन गोविंद सागर, पोंग डैम एंड कोल डैम। बात बिल्कुल सही, मैंने आपसे अभी बताया कि 3 डैम पे क्या है, लागू है। एंड आइलैंड टूरिज्म प्रोटेक्ट समिटरी लॉन्च चमेरा डैम। देखिए ये बात इंपॉर्टेंट, चमेरा डैम में नहीं है ना, गोविंद सागर पे है ना, चमेरा काट दीजिएगा तो एक और दो केवल क्या है सही। ऐसा रीजन, हिमाचल प्रदेश इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल ट्रांसफर फॉर फिशरमैन ड्यूरिंग सीजनल फ्लड बैन। बिल्कुल सही कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा जब फ्लड क्या हो जाती है, आ जाती है हिमाचल में। बिल्कुल सही। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि जब एक्सट्रीम वेदर होता है तो इन सबको सोशल वेरिएबिलिटी, मतलब कि जीवन यापन जीने में जीवन कठिनाई हो जाती है ना, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, बच्चे कैसे पालेंगे, तो इसी वजह से ऐसा कर देते हैं। तो सही है ना, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ए सही, आर से इसका क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन काउंसिल। देखिए अभी अभी क्या हुई, राष्ट्र मदद शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 हुआ होगा। कहाँ पर होगा? ये जयपुर में होगा। कब से कब होगा? 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में राजस्थान जयपुर में सम्मेलन होगा। इसकी थीम क्या है? पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लाइफ। मतलब ये देखिए क्या कह रहा है कि मतलब कि शांति से, मतलब समझौता करके और कानून के नियमों के अंतर्गत क्या चीजों को सुलझाया जाए, झगड़ा फसाद ना करे, यही मतलब है। इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत जी ने क्या किया, इसका वो इनॉग्रेशन किया है। अच्छा, इसके अंदर यही थी कि बोला कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू द इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन मैकेनिज्म सपोर्ट यूनियन सस्टेनेबल गोल SDG 16। और क्या कह रहा है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करे, मतलब मेडिएशन से, और शांति बनाए रखें, मतलब शांति रखें,
सोशल जस्टिस बनाए रखें और अच्छा खासा मतलब कानून का पालन करें। और इसमें एक ऑटोबायोग्राफी भी लॉन्च है, डेथ ऑफ माई मिस्ट्रेस। डेथ ऑफ माई मिस्ट्रेस जो है ये किसकी तरह लॉन्च की, ये लिखी गई है किताब अन्वेषक गुप्ता द्वारा लिखी गई है, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली रिलीज की जाएगी। फिर बात है मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड कहाँ पर होगी ये, ठीक है। ये देखिए वाज टू बी हेल्ड, वाज टू बी हेल्ड, वेयर वेयर वाज द कॉन टू बी हेल्ड होगा। तो कहाँ पर होगी ये, जयपुर में। उद्घाटन कौन करे, देखिए मैं दो दो क्वेश्चन देखिए से मर्ज कर रहा है। एंड हु इनॉग्रेटेड इट, मैंने बोला ना, तो ये कहाँ किसने इनॉग्रेट किया, ये सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत जी ने किया इसको, ठीक। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ पीस मेडिटेशन सेंटर कॉन्फ्रेंस 2026। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पीस मेडिटेशन एंड रूल ऑफ लॉ, तो सही बात है, इसका थीम है। द इनिशिएटिव अलाइन डायरेक्टली विद द यूएन एसडीजी को 16, ये बात बिल्कुल सही, एसडीजी 16 पे काम कर रहा है। तीसरा क्या कह रहा है कि द बुक ऑफ डेथ माई मिस्टर ऑथर बाय अन्वेषक गुप्ता वाज लॉन्च, ये भी बात तो लॉन्च की गई है ना। तीनों सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सरकारी आंसर। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू जुडिशियल मेडिटेशन हेल्प एसडीजी 16 ऑब्लिगेशन इन कॉमनवेल्थ कंट्री, बिल्कुल सही बात है। एसडीजी 16 कॉमनवेल्थ कंट्री से कौन बताता है, जो मेडिटेशन मतलब हम मध्यस्थता करके चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे एक फायदा क्या होता है, इंस्टीट्यूशन रिड्यूस कोर्ट बैकलॉग इंश्योरिंग एक्सेस टू टाइमली इक्विटेबल जस्टिस अंडर रूल ऑफ लॉ। मतलब कानून के अंतर्गत क्या है कि न्याय मिलता है, बैकलॉग वगैरह कम होता है और लोगों को समय पे न्याय मिलता है। तो ए सही बी से इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम, देखिए अभी अभी क्या है कि आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम चालू किया गया है। कहाँ पर हुआ है ये मतलब ये कार्यक्रम शुरुआत की गई है कृषि भवन नई दिल्ली में। कहाँ पर, कृषि भवन नई दिल्ली में। और इसमें जो है क्या कहते हैं कि पोर्टल भी लॉन्च किया गया, समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है और आत्मनिर्भर भारत पंचायत पोर्टल भी लॉन्च किया गया। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मतलब इसमें दो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए पहले वाले का क्या मतलब है कि टू फिक्स द एसओ फाइनेंशियल टैक्स रेवेन्यू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी पंचायतों का रेवेन्यू आता है उसको फिक्स किया जाए। ये किसका काम है, ये काम है समर्थ पोर्टल का, कि मतलब जो भी रेवेन्यू वगैरह आए सब कुछ आए फिक्स रहे, पता चले, ट्रांसपेरेंसी रहे। दूसरा क्या कह रहा है, टैक्स सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि जो भी टैक्स को सिंपल बना सके, लेने का तरीका, उसको जमा करने कैसे क्या, उसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इससे जो है टैक्सेस और मिलेंगे और डेवलपमेंट रूरल एरिया आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, वेयर वाज द समर्थ पोर्टल अंडर आत्मनिर्भर प्रोग्राम लॉन्च टू सिंप्लीफाई लोकल टैक्स रेवेन्यू पंचायत, कहां पर किया गया, कृषि भवन नई दिल्ली में। कहां पर, कृषि भवन नई दिल्ली में। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम, द प्रोग्राम वाज लॉन्च कृषि भवन नई दिल्ली, बिल्कुल सही बात है। प्रोग्राम कहां लॉन्च किया गया, कृषि भवन नई दिल्ली में। इट फीचर द समर्थ पोर्टल एम्ड एट एनहांसिंग लोकल टैक्स रेवेन्यू पंचायत, बिल्कुल सही बात है। पंचायत में लोकल टैक्स रेवेन्यू को क्या करना, बढ़ाना है, बिल्कुल सही बात है। इट सेंट्रलाइज ऑल ग्राम पंचायत फंड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, नीति आयोग के अंदर नहीं है, ये गलत हो गया, नीति आयोग के अंदर थोड़े आएगा। ये तो क्या कहते हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। रूरल पंचायत क्या है, मतलब ग्राम पंचायत क्या है, संवैधानिक आयोग है ना, तो ये तो आएगा, संविधान में मौजूद है। लेकिन नीति आयोग तो क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका केवल क्या है, पहला दूसरा क्या है। फिजिकल ऑटोनॉमी ऑफ ग्राम पंचायत एसेंशियल फॉर स्ट्रेंथेड डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मौजूद करने ग्राम पंचायत वित्तीय सहायता आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्यों, क्योंकि समर्थ पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रशासन को सरल बनाते हैं, जिससे पंचायत संस्थाएं स्वतंत्र राजस्व संसाधन जुटाने में सक्षम होती है। सही बात है। क्यों विकेंद्रीकरण करेगा, स्वतंत्रता क्यों लाएगा, क्योंकि ये जो पोर्टल है इससे क्या स्वतंत्र पंचायती राज संस्थाएं स्वतंत्र बनेंगे, राजस्व संसाधन जुटाने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। इसलिए तो क्या एक सही बी से इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। वोल्कर टर्क यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अभी क्या है कि ह्यूमन राइट के यूएन कमिश्नर का क्या हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया ह्यूमन राइट्स के, मतलब मानवाधिकार उच्चायुक्त के रीअपॉइंटमेंट हो गया, जिनका नाम क्या है, वोल्कर टर्क। वोल्कर टर्क का क्या हो गया, रीअपॉइंटमेंट हो गया। अपॉइंटमेंट सेकंड टेन्योर, बात बड़ी महत्वपूर्ण है, सेकंड टेन्योर के लिए क्या हो गया, इनका क्या हो गया, रीअपॉइंटमेंट हो गया। और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। और इस बार भी 2022 से थे, 26 में रीअपॉइंटमेंट तो इनका होना ही था, 26 में क्या कर दिया, रीअपॉइंट कर दिया गया। अच्छा, और इसको अडॉप्ट कब किया गया, मतलब ये जो मतलब ये पोस्ट है यूएन हाई कमिश्नर में ह्यूमन राइट्स की, ये कब बनाई गई, ये बनाई गई 10 दिसंबर 1948 को ये बनाई गई। और इसी समय क्या गया, ह्यूमन राइट डे क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात की जाए तो बता देखिए, इनको बनाने में 3 देशों ने बहुत विरोध किया था, जिनका नाम था यूएसए, 3 महत्वपूर्ण देशों ने, यूएसए, रसिया और इजराइल, क्योंकि बड़े बड़े देश अपने दादागिरी दिखाते हैं,
है ना। तो 10 मेंबर टोटल अपोज किए थे इसमें, जिसमें जो महत्वपूर्ण देश यूएसए, रशिया, इजराइल। अच्छा, इनका विरोध जानते हैं क्यों किए? ये सब बोल रहे थे कि, ये बोलते हैं हमेशा कि युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करना गलत है, दादागिरी नहीं दिखाना चाहिए, विरोध तो करबे करेंगे ये सब, इसलिए इनका विरोध किया। तो इसीलिए क्या है, लेकिन पक्ष में इनके वोट ज्यादा पड़े, 144 लोग इनके वोट किए। अब देखिए हर एक देश का एक वोट है, तो जो ज्यादा वोटिंग पाएगा जीत वो जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए क्या कह रहे उन्होंने वोट किया, और 13 मेंबर पार्टिसिपेट नहीं किए, तो ये बन गए। ठीक है। अच्छा, ये पोस्ट कब क्रिएट की? 20 दिसंबर 1993 की पोस्ट क्या की गई, क्रिएट की गई। कब क्रिएट की गई? ह्यूमन राइट, जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट, वियना डिक्लेरेशन में ये पोस्ट को क्या किया, क्रिएट किया गया। ऊपर मैंने एक चीज आपको बताई थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि ये ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन अडॉप्टेड 10 दिसंबर 1948, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन को 10 दिसंबर को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को माना था। ये चीज करेक्ट कर लीजिएगा। और जो मतलब इसको क्या कहते हैं, पोस्ट क्रिएट की गई, वो 20 दिसंबर 1993 में क्रिएट। However, the post of UN High Commissioner Human Rights currently held by World Worker और सेकंड टेबल क्रिएटेड कब क्रिएट की गई थी? 20 दिसंबर 1993। ये याद रखिएगा बिल्कुल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वोल्टर टर्गर अपॉइंटमेंट। वोल्टर टर्गर ग्रांटेड सेकंड टेन्योर यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल सही बात है। दूसरा टेन्योर इनको मिला यूएन हाई कमिश्नर का, बात बिल्कुल सही है। पोस्ट वर इंस्टीट्यूटेड फॉलोइंग द यूनाइटेड वियना डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट, बिल्कुल सही बात है। वियना डिक्लेरेशन में क्या किया गया था, इस पोस्ट को क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था, बात बिल्कुल सही है। द वोटिंग ऑफ सेकंड टेन्योर कंप्लीट अनोनिमस विद जीरो अपोजिट वोट, नहीं 10 लोग भैया अपोज किए हैं ना, 10 निशान दिखा, 10 अपोज किए हैं, तीसरा तो गलत हो गया, क्या होगा सही। जियो पॉलिटिकल डिवीजन फ्रिक्वेंटली मैनिफेस्ट ड्यूरिंग यूएन जनरल असेंबली प्रोसीजर वोट्स ऑन ह्यूमन राइट अपॉइंटमेंट, बिल्कुल सही बात कर रहा है। मानवाधिकार नियुक्ति पर संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रतीकात्मक वोटों के दौरान भू राजनीतिक विभाजन अक्सर उजागर होता है, सही बात है कि मतलब कैसे कैसे जियो पॉलिटिकल डिवीजन है, कौन देश चाहता है कौन देश नहीं चाहता, तो पता चलता है ना। क्यों? क्योंकि इनकी नियुक्ति में 4 सकारात्मक, 144 सकारात्मक, 10 अपोजिट देशों ने किया, 13 अनुपस्थित रहे। तो जियो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते, डिस्पैरिटीज, मतलब दोनों बटे में आयोजित होता है कि नहीं, दिखता है कि नहीं, सही है, ए सही बी से, इसका क्या है। गुजरात शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026, ठीक है। अभी अभी क्या है कि गुजरात राज्य ने शिप बिल्डिंग और रिपेयर पॉलिसी 2026 को क्या किया है, शुरू किया है, क्या किया है, लॉन्च किया है। पॉलिसी का क्या नाम है, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी लॉन्च बाय गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, किसने इनॉग्रेशन किया? भूपेंद्र पटेल जी ने गांधीनगर में। किसने उद्घाटन किया? भूपेंद्र पटेल जी ने गांधीनगर में किया है। अच्छा, क्यों किया है? अलाइन द आत्मनिर्भर भारत एंड मैरीटाइम विजन 2047, मतलब आत्मनिर्भर भारत, भारत आत्मनिर्भर बन सके। और मैरीटाइम विजन मतलब भारत, जो मैरीटाइम विजन है भारत का, कि हम समुद्री में भी परिवहन में क्या हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, इसलिए किया है। मतलब क्यों, देख लिखा है नेशनल लीडिंग मैरीटाइम एंड मैन्युफैक्चर का और मैरीटाइम का हब बनाने के लिए किया गया है। और क्या है कि इसके तहत 5 लाख से ज्यादा लोगों को क्या किया जाएगा, स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या है कि ग्रीनफील्ड शिपिंग क्लस्टर भी पोरबंदर में स्टैब्लिश किए जाएंगे। ग्रीनफील्ड क्लस्टर मतलब नए शिप बिल्डिंग, मतलब नई फैक्ट्री जो है शिप बिल्डिंग की क्या की जाएगी, स्टैब्लिश की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। Where the green shipbuilding cluster has been established under the Gujarat Shipbuilding and Repair Policy, Porbandar. Consider the following statement regarding Gujarat Shipbuilding and Repair Policy. It was launched by Gandhinagar by CM भूपेंद्र पटेल, बिल्कुल सही बात, सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसको लॉन्च किया है। इट अलाइंस द नेशनल मैरीटाइम विजन 2046 टू एस्टैब्लिश इंडिया एज ग्लोबल मैरीटाइम, बिल्कुल सही बात है। ये नेशनल मैरीटाइम विजन को एस्टैब्लिश करता है और ग्लोबल मैरीटाइम की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। पॉलिसी एम टू ट्रेन 5 लाख पीपल इन मैरीटाइम स्किल कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है। 5 लाख से अधिक लोग की सीखने की बात तो करता है। इससे ए बी सी तीनों का क्या हो गया, सही हो गया। गुजरात इज सेटिंग अप द डेडिकेटेड, ऑप्शन नंबर कौन सही डी। गुजरात सेटिंग अप डेडिकेटेड ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर इन पोरबंदर, बिल्कुल सही बात है। गुजरात पोरबंदर समर्पित ग्रीनफील्ड क्लस्टर स्थापित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको जो है क्या करना है, मॉडर्न ड्राई डॉक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डोमेस्टिक शिप एफिशिएंसी को क्या करना है, 2027 तक क्या बनाना है, इंप्रूव करना है, इसी तरह से कर रहा है। ए सही बी से इसको क्या कर रहा है। नेक्स्ट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, देखिए अभी अभी क्या है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न क्या है, आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया में होगा, जिसमें क्या है पंकज त्रिपाठी जी को क्या किया गया, वर्सेटाइल सिनेमैटिक कंट्रीब्यूशन के लिए क्या दिया गया, आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड। तो आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड किसको दिया गया, मतलब पंकज त्रिपाठी। आप लोग जानते हैं पंकज त्रिपाठी, मैं अटल हूँ, इस पिक्चर में जो शूटिंग की अटल जी के रोल में इन्होंने, साथ साथ इन्होंने आप कालीन भैया के नाम से भैया फेमस ही है, सब जानते ही होंगे मिर्जापुर में, है ना। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये होगा, है ना। और क्या है कि इसमें क्या है, रेखा जी जो है इनको लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन भी अवार्ड मिला, लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में भी इनको रेखा जी को क्या है अवार्ड मिला, सिलसिला पिक्चर में जो काम किया है। उस पिक्चर के लिए नहीं मिला, सिलसिला पिक्चर में काम किया है, मैं इसलिए आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। हु रिसीव्ड द एक्सीलेंस सिनेमा अवार्ड फॉर इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, किसने किया है, देखा नहीं, एक्सीलेंस सिनेमा अवार्ड, ध्यान रखिएगा, एक्सीलेंस सिनेमा अवार्ड किसको मिला है मेलबर्न में, रेखा जी को।
कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 के बारे में। द फेस्टिवल होस्टेड इन टू बी होस्ट इन मेलबर्न, सही बात है, मेलबर्न में होगा। एक्टर पंकज बाजी को ऑनर किया जाएगा। आर्टिस्ट डिस्टिंक्शन अवार्ड, बिल्कुल सही बात है, इनको अवार्ड किया जाएगा। एक्टर रेखा जी बेस्ट डिबेट डेब्यू अवार्ड पर मिलेगा। रेखा जी को तो लाइफ टाइम में काम करने के लिए मिला है, तो आपका पहले से सही है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइक IIFF प्रमोट द क्रॉस कल्चर डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही बात है। जो मतलब एक से दूसरे देश में जो सांस्कृतिक डिप्लोमेसी इसको शो करता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि IIFF ने क्या है कि रेखा और पंकज त्रिपाठी जैसे लोगों को, मतलब जो महान एक्टर्स को क्या क्या शामिल किया है, तो भारत की ग्लोबली जो है पहचान को शो करता है, इसलिए ए से बी से इसका क्या स्पेशल भी कर। तो इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट की दोस्तों। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो एड्रेस सौरभ सिविल अकेडमी पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। पर डे मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।